आदाब, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज के शो में हमारे साथ हैं मुल्क के मायनाज सहाफ़ी, कॉलम निगार और तज्ज़ियाकार। शुरू करते हैं ज़ियाउद्दीन साहब से, जिनका बड़े अरसे से सहाफ़त के शोबे से नाम जुड़ा रहा है। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हामिद मीर साहब, किसी भी तारुफ के वो मोहताज नहीं और इस्लामाबाद के सबसे मकबूल टॉक शो के वो मेज़बान हैं कैपिटल टॉक के। लाहौर से हमें ज्वाइन करें हैं आरिफ निज़ामी साहब, एडिटर हैं पाकिस्तान टुडे के और अपना करंट अफेयर्स का प्रोग्राम भी करते हैं। नाजरीन, हम बात करेंगे मसला कश्मीर पर, जहां आज सदर ट्रंप ने फिर से सालसी की नई पेशकश की है। फिर बात करेंगे मुल्क की सियासत अनदेखे दबाव का शिकार है, क्या वजीर आजम पर प्रेशर बढ़ने वाला है, इसके ऊपर बात करेंगे। और बात करेंगे कि क्या पूरी दुनिया में इज़हार राय पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, बिलखुसूस क्या पाकिस्तान में लगाई जा रही हैं। मगर पहले बात करते हैं कश्मीर की। ये वीडियो फुटेज जो आप देख रहे हैं, ये मकबूजा कश्मीर में निकाले गए 9 मुहर्रम के जुलूस पर भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के क्रैकडाउन की है। आज 10 मुहर्रम को मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू 37वें दिन भी जारी है और आशूरा के जुलूसों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इस दौरान अमरीकी सदर ट्रंप की कश्मीर पर सालसी की पेशकश हुई है। Well, India and Pakistan are having a conflict over Kashmir, as you know. I think it's a little bit less heated right now than it was 2 weeks ago, and I'm willing to help them. I get along with both countries very well. I'm willing to help them if they want. They know that. It is less heated now, ज़िया साहब, ये ट्रंप साहब का कहना है, सदर ट्रंप का, और वो ये भी कह रहे हैं कि मैं सालसी का रोल अदा करने को तैयार हूँ। पहले हिंदुस्तान ने इसको रद्द किया था, तो अब मानेंगे? नहीं, अब भी रद्द करेंगे। और मुझे लगता है कि ट्रंप साहब को पता है इस बात का, और इसीलिए ये इन्होंने दूसरी दफ़ा जो ऑफर दिया है, और ये जानते हुए दिया है कि उन्हें हिंदुस्तान रद्द कर देगा। क्योंकि why feel the need to even say this? मैंने पब्लिक कंजम्पशन के लिए, क्योंकि आजकल कश्मीर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडलाइन टुडे, तो जाहिर है कि उस हेडलाइन को तो एक्सप्लॉइट करना है ना पब्लिकली, ग्लोबली, तो वो करेंगे। लेकिन मैं नहीं समझता कि वो हिंदुस्तान राजी होगा इस बात पे कि मीडिएशन करवाएं। मीर साहब, आप क्या समझते हैं? हिंदुस्तान राजी तो नहीं होगा, मेरा ख्याल है आप भी इससे अग्री करेंगे, मुत्तफिक होंगे। मगर फिर बार बार ये सालसी का रोल अदा करना, इसकी पेशकश करना, इसका क्या मकसद है? और अगर सालसी का रोल अगर वो अदा करना चाह रहे हैं तो किस किस्म का रोल अदा करें? मेरी राय थोड़ी सी मुख्तलिफ है। अच्छा, इस बारे में पहली बात तो यह है कि आज 10 मुहर्रम है, और आपने अपने प्रोग्राम की इब्तिदा में ही बताया कि आज 10 मुहर्रम को भी मकबूजा जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तानी हुकूमत ने आशूरा के जुलूसों पर पाबंदी लगाई हुई है, तो ये बहुत ही काबिल मज़म्मत। जहाँ तक ट्रंप साहब बार बार ये जिक्र कर रहे हैं कि मैं कश्मीर के मसले पे सालसी के लिए तैयार हूँ, आप देखिए उन्होंने ये बात तीसरी दफ़ा की है। जब OIC की मीटिंग हुई थी मक्का में, वहाँ से मैंने इसको ऑब्जर्व करना शुरू किया है कि किसी ना किसी सतह पे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो कश्मीर के मसले पर वो बैकडोर चैनल से एक दूसरे के साथ उनकी एंगेजमेंट चल रही है, वो एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं। और जो ट्रंप बार बार बात कर रहे हैं, ट्रंप ने एक दफ़ा ये भी कहा था कि मोदी ने भी उनसे बात की है, तो मोदी ने बिल्कुल उनसे बात की थी जापान में, और फिर मोदी ने उसकी तरदीद भी नहीं की। तरदीद करने की बजाय उन्होंने 5 अगस्त को कर्फ्यू लगा दिया कश्मीर में। तो बैकडोर चैनल से कोई अंडरस्टैंडिंग जो है वो ट्रंप और मोदी के दरमियान चल रही है। और अगर ये आप इसको थोड़ा सा एज अ जर्नलिस्ट इन्वेस्टिगेट करें कि पिछले 3-4 महीने में जो अमेरिका और इंडिया के थिंक टैंक्स हैं, और उसमें पाकिस्तानी ओरिजिन के कुछ हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो भी शामिल हैं, तो ये लंदन में और न्यूयॉर्क में और वाशिंगटन में ये किन फार्मूलों पे बातचीत कर रहे हैं। तो बातचीत तो चल रही है, लेकिन इसमें मोदी जो है उसको ये अंदाज़ा नहीं था कि जब वो 5 अगस्त को उन्होंने जब कर्फ्यू लगाया तो पाकिस्तान से रिएक्शन इतना ज्यादा आएगा। न सिर्फ ये कि पाकिस्तान, थोड़ा सा तो अंदाजा होगा कि इतना ज्यादा रिएक्शन आएगा पाकिस्तान से। उनको इतना अंदाजा नहीं था। उनका एक ख्याल था कि पाकिस्तान की हुकूमत मजम्मत जरूर करेगी, लेकिन उनको ये अंदाजा नहीं था कि इंटरनेशनल मीडिया और फिर कुछ वेस्टर्न गवर्नमेंट्स और बहुत से थिंक टैंक्स, और ये भी उनको अंदाजा नहीं था कि ये जिस तरह UN की ह्यूमन राइट्स कमिश्नर ने ये जो बात कर दी है, तो ऐसा लगता है कि मोदी ने अंडर एस्टिमेट किया
ट्रंप साहब जो हैं वो अपना इसमें देखना चाह रहे हैं, इसको ये मत समझें कि ट्रंप जो है मसला कश्मीर हल करना चाहते हैं। ट्रंप जो है वो मसला कश्मीर हल नहीं करना चाह रहा। एक बहुत पुराना एक डिक्सन प्लान चल रहा है अमेरिका का, जो कि डिवीजन ऑफ कश्मीर का प्लान है, और कभी वो स्टीफन सोलार्स के फार्मूले की तरह की सूरत में हमारे सामने आता है। लेट मी गेट दिस राइट, जो मुशर्रफ का ओरिजिनल फॉर्मूला था, जी ठीक है ना, उसके अंदर उन्होंने यही कहा था कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो परमानेंट इंटरनेशनल बॉर्डर बन जाएगा, और आपका ओवन डिक्सन का प्लान भी यही है, 53 में आया था। और अल्टीमेटली आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि परवेज मुशर्रफ और मनमोहन सिंह भी यही चाहते थे एक्चुअली। तो अब ये होने जा रहा है? नहीं, ये इस तरह नहीं होगा। ये मोदी की ख्वाहिश है, ट्रंप की भी ख्वाहिश है, लेकिन मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की जो इस वक्त हुकूमत की पॉलिसी है, अपोजिशन की पॉलिसी है, उनके तमाम इख्तलाफात अपनी जगह पे, लेकिन वो किसी भी सूरत में जो हमारे आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 257 है उसको अमेंड किए बगैर वो मुशर्रफ फार्मूले पे अमल दरामद नहीं कर सकते। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मगर आरिफ निजामी साहब, जो यूएन रेजोल्यूशन था 1948 में जो पास हुआ, 1947 का जो यूएन रेजोल्यूशन है कि जी कश्मीर के अंदर प्लेबिसेट होना चाहिए, उसका क्या होगा? अब चूंकि बात आगे गुजर चुकी है, आर्टिकल 370 भी खत्म हो चुका है, और अब हालात अब बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, ये दरअसल बात यह है कि मुशर्रफ ने तो वो प्लेबिसेट वाली बात छोड़ ही दी थी ना, और उससे पहले वाली हुकूमतें और बाद में भी हम अब वो कश्मीर का बहुत कम जिक्र होता था, आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस की बात होती थी। ये तो कश्मीरी अवाम से के अलावा जो वहाँ स्ट्रगल कर रहे थे, ये मोदी को क्रेडिट जाता है कि उसने इस इशू को दोबारा इंटरनेशनलाइज कर दिया। और अल्टीमेट सोल्यूशन तो मेरा ख्याल है यूएन रेजोल्यूशन वाला, तो कोई यूएन का तो देखे ना, यहाँ बहुत बड़ा हमने चेस्ट थम्पिंग की कि जी हम दोबारा सिक्योरिटी काउंसिल में ले गए इस मसले को, लेकिन एक वाजबी से मीटिंग के बाद आपने देखा कि कोई पेशरफ्त नहीं हुई। और ये मीर साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं कि अमेरिका तो बंदर बांट चाहता है कश्मीर की, और वो चाहे वो फार्मूला हो मुशर्रफ साहब का जो सीक्रेट डिप्लोमेसी के जरिए सो कॉल्ड के हुआ था, या कोई और सोल्यूशन हो, वो रायदही नहीं है। दूसरे जो मेरे नज़दीक जो मसला है फ्रेंकली वो ये है कि जो पाकिस्तान की स्ट्रेटजी है उस पर भी गौर करने की ज़रूरत है। मसलन ये बड़ी अच्छी बात है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन वो जो कल JKLF के जुलूस को जाने से रोका गया लाइन ऑफ कंट्रोल, बात यह है कि अगर आप ये समझते हैं कि कश्मीर इतनी स्ट्रगल करने के बाद उनको ये ऑप्शन ना दी जाए, अगर फर्ज करें प्लेबिसेट भी होता है, कि वो आज़ादी चाहते हैं या वो पाकिस्तान से अलग चाहते हैं, यहाँ मसला जो है वो आके अड़ जाता है हमारे स्टैंड के बारे में भी। बट अब जो सिचुएशन लग रही है उससे तो ये लग रहा है, और जो मुशर्रफ ने 4 पॉइंट एजेंडा भी किया कि एक तरह आपने प्लेबिसेट को आपने रद्द कर दिया। मुशर्रफ का जो फॉर्मूला था ना, उसमें इंटरनेशनल बॉर्डर बनाने का नहीं था, LOC को इररिलेवेंट करने का था, इररिलेवेंट करने का, ताकि वो सारे जो है ना, यानी हमारे लिए तो इंटरनेशनली इम्पॉसिबल होगा कश्मीर में जाने के लिए, हिंदुस्तान के लिए भी, लेकिन कश्मीरी फ्रॉम दिस आजाद कश्मीर टू इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर जा सकते थे आसानी से, वहां से इधर आ सकते थे। तो वो था फार्मूला, 4 स्टेप फार्मूला, जिसको मनमोहन सिंह ने भी रेगुलेट किया था कि अगर वो डिले नहीं करता तो शायद ये किसी स्टेज पे पहुंच जाता फार्मूला, यानी वो मैच्योर हो जाता, प्रोसेस मैच्योर हो जाता। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है, बात आरिफ साहब सही कह रहे हैं कि ये जब वहां पर यूनाइटेड नेशन असेंबली में जाएंगे, जनरल असेंबली में जाएंगे, दोनों जो तकरीरें करेंगे, इट विल मेक इट मोर हॉट। तो सिचुएशन जो है ना, ये जो कश्मीरियों के लिए ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। ट्रम्प जो कह रहा है ना, ये कम हुआ है, ये और बढ़ जाएगा, और वो वहां पर और जुल्म और ज्यादा होगा। मगर ज़िया साहब, इसके ऊपर रिटायर्ड मेजर जनरल एजाज अवान ने कल कुछ कहा है, मैं जरा आपको सुनाना चाहती हूँ, जरा दिखाइए प्लीज। ये जो 27 सितंबर तक अगर दुनिया इसी तरह बेहिसी का मुजाहरा करती है जिस तरह अभी कर रहे हैं, तो जो फिजिकल इन्वॉल्वमेंट है, आई एम टॉकिंग ऑफ मिलिट्री एक्शन, मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट, अगर वो नहीं होगी तो मुझे ग्राउंड रियलिटीज में कोई बड़ी तब्दीली होती नजर नहीं आती, क्योंकि फिर कश्मीर के लोगों को जिनको अभी हम रोक कर बैठे हुए हैं, जो अपनी फैमिली मिलिट्री इंटरवेंशन से मुराद है बाय द मिलिट्री, इजाजत देनी पड़े, बाय द मिलिट्री।
Of course, by the military. Okay. Military intervention is. ज़िया साहब ये वो कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, अगर मिलिट्री इंटरवेंशन से आप ये इस इशू को सॉल्व नहीं कर सकते तो टॉक से तो कभी नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि व्हेन यू आर सिटिंग इन ए बायलैटरल टॉक और ए डिस्प्यूट, तो यू हैव टू गिव एंड टेक, यू कैन नॉट से कि भाई मुझे पूरा कश्मीर दे दो। दैट कैन बी स्ट्रैटेजी, मगर हामिद मीर साहब इन रियलिटी क्या हम तैयार हैं मिलिट्री इंटरवेंशन के लिए और क्या हम कर पाएंगे? देखिए, ये उनकी एजाज अवान साहब की अपनी एक राय है और ये सिर्फ उनकी राय नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान में बहुत से लोग जो हैं उनका यही ख्याल है, लेकिन जब आप मिलिट्री लीडरशिप से बात करते हैं तो मसलन जब फरवरी में पाकिस्तान और भारत में जब टेंशन हुई थी इस साल फरवरी में, और जिसमें कि बज़ाहिर साइकोलॉजिकली पाकिस्तानी ये समझते थे कि हमारा अपर हैंड है क्योंकि हमने उनका पायलट गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इसके बावजूद जो मिलिट्री लीडरशिप थी उसका ख्याल था कि ये टेंशन नहीं बढ़नी चाहिए और डी एस्केलेशन होनी चाहिए। वो डी एस्केलेशन इसलिए करना चाह रहे थे कि उनका ख्याल था कि पाकिस्तान भारत में जो अगर टेंशन बढ़ेगी और हम जंग की तरफ जाएंगे तो जंग ना इंडिया ज्यादा अरसा कर सकता है ना पाकिस्तान कर सकता है, क्योंकि कन्वेंशनल वॉर के बाद अल्टीमेटली फिर न्यूक्लियर वॉर की बात आएगी। तो इस माहौल में एजाज अवान साहब की जो राय है ये उनकी एक राय है, लेकिन आप ये देखें कि वो तो एक रिटायर्ड मेजर जनरल हैं, लेकिन अशरफ जहांगीर कादी साहब जो कि बहुत सीनियर डिप्लोमेट हैं और इसी तरह अब्दुल बासित साहब बहुत सीनियर डिप्लोमेट हैं, इस किस्म के जो लोग हैं वो एक नई बात कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि जो आजाद कश्मीर के लोग हैं अगर वो एक आर्म्ड रेजिस्टेंस दोबारा शुरू करते हैं इंडिया के खिलाफ और लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके और वहां जाके वो मिलिटेंट एक्टिविटी करना चाहते हैं तो पाकिस्तान को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इसकी इजाजत यूएन की 2 रेजोल्यूशंस भी देती हैं। और ये जो तितरी नोट जो हजेरा का इलाका है वहां से लेके और नीचे मदारपुर तक जो 3-4 दिन से एक धरना चल रहा है बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के पास, वो JKLF का सरदार सगीर ग्रुप है, ये उसका है। लेकिन अभी ये सिर्फ JKLF है। मैं आपको भी बता रहा हूं कि 21 सितंबर को आजाद कश्मीर की तकरीबन तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल को अबूर करने का उन्होंने ऐलान कर दिया है और वो सिर्फ फिर JKLF नहीं रह जाएगी, तो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मगर जो आप बात कर रहे हैं ना ये बड़ी अहम है, मगर इससे एक और अहम बात भी उठती है, क्योंकि कश्मीरी लीडरशिप इसके बारे में हमेशा से बात करती रही है और मैं मकबूजा कश्मीर की लीडरशिप की बात कर रही हूँ कि आरिफ निजामी साहब वो ये कहते रहे हैं और बहुत सारे तज्जिया निगार पाकिस्तान में भी ये कहते हैं कि अगर यहां से लोग गए तो हिंदुस्तान को मौका मिल जाएगा कि वो इसको टेररिज्म की शक्ल दें, जो वो माजी में भी देते रहे हैं। तो वहां की लीडरशिप भी यही कहती है कि पाकिस्तान को हमारा साथ जरूर देना चाहिए, मगर जो हमारा कॉज है उसको डाइल्यूट नहीं करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। देखिए, मैं सबसे पहले तो एजाज अवान साहब ने जो कहा है ये तो बहुत ही खतरनाक ऑप्शन है। जैसे मीर साहब ने दुरुस्त कहा कि ये न्यूक्लियर ऑप्शन में तब्दील हो सकती है और न्यूक्लियर ऑप्शन जो है दुनिया में कोई नहीं होने देगा। ब्रिकमैनशिप के तो तौर पर तो ठीक है कि आप ये बातें करते रहें, लेकिन ये बड़ी ख़तरनाक किस्म की लाइन ऑफ एक्शन होगी और पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक बेस है, ठीक है इंडिया भी शायद अफोर्ड नहीं कर सकता कन्वेंशनल वॉर, लेकिन पाकिस्तान तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता जो सूरत हाल है। बाकी रही जो दूसरी बात है कि जी हम लाइन ऑफ कंट्रोल पे दोबारा वो एक इंटरवेंशन जो है शुरू कर दें, जो माजी में ये पॉलिसी जो है इससे हमने कश्मीर कॉज को जिंदा तो हुआ है, लेकिन मेरे नज़दीक इसका जो ये ज़िया-उल-हक के दौर में पॉलिसी थी ये एक अलग डिबेट है। मेरा तो ख्याल है इसका अगर फ़ायदा भी हुआ तो नुकसान भी खासी हुआ है कि खाके खुद रादियत का जो मसला है उसको हमने उसकी जहत बदल के कर दी और वो दुनिया को और इंडिया का जो नैरेटिव था कि जी यहाँ पे घुसपैठिए आ रहे हैं, दहशतगर्द हैं, पाकिस्तान दहशतगर्दी करा रहा है, ये जो और फिर जो कारगिल थी ना मुशर्रफ का मिसएडवेंचर जो था, ये एक टर्निंग पॉइंट था कश्मीर इशू के बारे में जिसमें हम दुनिया की सिंपैथी जो है वो खो गए थे। तो ये अगर दोनों ऑप्शन लें तो मेरा तो ख्याल है कि जो रियलिस्टिक ऑप्शन है वो डिप्लोमेटिक ऑप्शन ही है और इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है कि बहुत
मुश्किल होगा। फिर देखें जो एक और जो मसला जो पाकिस्तान पे एक तलवार लटक रही है FATF की है। FATF से मुंसलिक है और बहुत सी चीज़ें इंक्लूडिंग आपके बायोलेटरल एड और आपकी रेटिंग्स और जो आपकी इकॉनमी, इवन जो IMF का प्रोग्राम है। तो पाकिस्तान जो है वो इस मरले पे, जबकि उससे प्रेशर डाला जा रहा है कि आप ऐसी तंजीमों पर पाबंदी लगाएं, उनकी फॉरेन फंडिंग में पाबंदी लगाएं, आप ये सिलसिला दोबारा जो है ना शुरू करना जो है मेरे मुश्किल हो नजदीक जाएगा। JKLF के जो लीडर हैं यासीन मलिक जो ज़ेर हिरासत हैं, वो भी बात करते रहे हैं कश्मीरियों की और वहाँ की इंडिपेंडेंस मूवमेंट की, और मेरा ख्याल है कि जिस तरह के ज़िया साहब भी इसके ऊपर इशारा कर चुके हैं, आरिफ निज़ामी साहब भी कह चुके हैं कि ये मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए कि किसी किस्म का मिलिट्री इंटरवेंशन करना, ये एक मुश्किल काम होगा इन रियलिटी। नाजरीन, इस डिबेट से आगे बढ़ते हैं, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जो नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी साहब के साथ डील की खबरें जुड़ी हुई हैं उसके ऊपर बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ हैं आरिफ निजामी साहब, ज़ियाउद्दीन साहब, हामिद मीर साहब, और अब बात करेंगे नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के साथ डील की खबरों की। नाजरीन, डील इनके साथ जो होने वाली की बात हो रही है, पाकिस्तान में अक्सर अफवाहें जो होती हैं वो गर्म होती हैं, पर ऐसे ही नहीं गर्म हो जाती। इसको बढ़ावा देने वाले खुद कभी कभार वुज़रा ही होते हैं। हाल ही में खुद मुशीर इत्तलात ने वज़ीर आज़म की तरफ से एक बाइट दी, बल्कि उनको खबरदार किया। आइए आपको दिखाते हैं वो क्या थी। जो शख्स परफॉर्म नहीं करेगा इस हुकूमत का, वो वजीर आजम हो या वजीर आला हो, एक ही बेंच मार्क है, एक ही क्राइटेरिया है कि आपको परफॉर्म करना है। जिसने परफॉर्म करना है वो स्टे करेगा, जिसने परफॉर्म नहीं किया वो चला जाएगा। नाजरीन, फिर वजीर ने एक ट्वीट की और उन्होंने कहा कि मेरी गुफ्तगू को सियाको सबाक से हटकर पेश किया जा रहा है। कहते हैं कि मकसद ये था मेरे कहने का कि वजीर आजम इमरान खान असूल और मेरिट के दाई हैं, जो परफॉर्म नहीं करेगा वो घर जाएगा, चाहे वो वुज़रा हो या अफसरान। ज़िया साहब, स्लिप ऑफ टंग? नहीं, ये तो डेलिब्रेट मुझे लग रहा है। स्लिप ऑफ टंग तो इनसे हो गई नहीं, क्योंकि ये अपनी पूरी रिहर्सल करके आती हैं। उससे लगता है कि रूलर कोई और है, और ये जो सेंटेंस उन्होंने बताया है ये डायरेक्ट मैसेज है इमरान पे, और इमरान के लिए भी, इमरान की टीम के लिए भी है। मैसेज क्या है? कि जब जो हम चाहेंगे वही होगा, आप जो चाह रहे हैं वो नहीं होगा। तो इस तरह से वो सिविलियन प्राइम मिनिस्टर के साथ डील करते रहे हमारे असल रूलर्स, वो इमरान से भी यही कह रहे हैं। और इमरान की अगर पर्सनालिटी अगर वॉच करें आप उसकी, तो वो ज्यादा देर तक किसी के कंट्रोल में रहने वाला नहीं है। क्लैश होने के चांसेस ज्यादा हो रहे हैं। मगर जब आप कहते हैं कि वो इमरान और इमरान की टीम की बात कर रहे हैं, तो मैं मीर साहब से पूछूंगी, क्या आप भी समझते हैं कि शायद वो इमरान खान साहब की टीम का हिस्सा नहीं है? कौन? फिरदौस आशिक अवान साहिबा। देखिए, फिरदौस आशिक अवान साहिबा की जो ट्वीट आपने दिखाई है उससे तो वो वजाहत कर रही हैं और कोशिश कर रही हैं ये बताने की कि मैंने। ट्वीट वैसे देखता कौन है? एक दफा स्टेटमेंट चली गई तो चली आपने गई। तो दिखा दी ना। हाँ, मैंने तो दिखा दिया। वो तो साफ्ती तकाजे मैंने पूरे किए, मगर लोग जो हैं वो तो सिर्फ साउंड बाइट ही देखते। लेकिन देखें, फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो हैं वो पहले काफ लीग में थी, फिर पीपल्स पार्टी में आई, अब वो तहरीक इंसाफ में है। मेरा ख्याल है कि उनके लिए काफ़ी मुश्किल है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत को वो इस तरह चैलेंज करें। तो उन्होंने जो मेरा ख्याल है ट्वीट कर दिया है, तो उसमें जो वजाहत कर दी है आप उसको कबूल कर ले, मेरा ख्याल है। अच्छा, आरिफ निजामी साहब, हम कबूल कर लें फिर फिरदौस आशिक अवान साहिबा की ट्वीट को जो उन्होंने वजाहत की है, या आप भी समझते हैं कि ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है, ये बड़ा उन्होंने नाप तोल के ये स्टेटमेंट दी है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने नाप तोल के दिए, वो ज़्यादा लफाजी में यकीन रखती हैं और जोश खताबत में कह गई हैं। और एक उनका प्रॉब्लम यह है, जो इस हुकूमत के बहुत से वज़रा, मसलन वज़ीर ख़ारजा का भी यही प्रॉब्लम है कि दे टॉक टू मच। सुबह से लेकर शाम तक मोहतरमा जो है वो यही काम कर रही होती हैं। तो जब आप इतना ज़्यादा कैप्टिव ऑडियंस को कैप्टिव करने की कोशिश करेंगे तो फिर इस किस्म की चीज़ें होती हैं कि बात तो उन्होंने ठीक कही है वैसे कि वो इसको आप फ्रॉडियन स्लिप कह रहे हैं, लेकिन बात तो ठीक है कि अगर इमरान खान परफॉर्म नहीं करेंगे तो और जो उनकी बारी भी आ जाएगी, और वो बारी लाने वाले आपको पता है कौन है, जो उनके बैकर्स हैं। और एक मरले पे अगर होगा कि इमरान खान साहब डिलीवर नहीं कर रहे तो फिर कोई
शायद कोई और ऑप्शन हो, लेकिन यकीनन आपने को डील का भी जिक्र किया था। प्रॉब्लम यह है कि वो डील हो नहीं पा रही। मियाँ नवाज शरीफ ने तो बड़ी ही कैटेगोरिकली अपने ब्रदर खुद से जब मुलाकात की लास्ट वीक, तो उन्होंने कह दिया कि भाई मैं तो कोई अब डील वील करने के चक्कर में नहीं हूँ, आप जाएं मौलाना फजल रहमान से बात करें। वो बड़ी असल में मियाँ नवाज शरीफ, अब मेरा ख्याल है कि वो रिकनसाइल कर गए इस बात को कि वो वहीं पे हैं जेल में, नंबर 1। नंबर 2, उनकी बेटी को जिस तरीके से वो उनको इस वक्त पाबंद सलासल किए, उनको मालूम है कि उसकी सियासी जो पजीर आई है वो बहुत हुई, जिससे हुकूमत भी खायफ है। और तीसरे ये कि जो केस है मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, ये वीडियो पे 21 सवाल किए गए, उसमें सारा मलबा बक वॉज पास टू द हाई कोर्ट। फिर कहा गया कि उसमें फोरेंसिक एविडेंस है ये, जब हालांकि जो जिस आदमी की वीडियो है मुतनाज़ा जज, उसको आपने कह दिया कि वो यानी तौहीन है, उसको जज का नहीं, और उसने मान लिया कि मुझे ब्लैकमेलिंग के लिए किया गया। तो जल्द या बदेर मियाँ नवाज शरीफ को ये भी मालूम है कि उनका जो केस था वो चाहे इस दौर में हो या जिस दौर में हो, कैसे हो, वो एक मिस ट्रायल है। तो इस सूरत हाल में ना वो डील कर रहे हैं, ना जरदारी साहब के बारे में एक बात जो मुझे लग रही है कि अब जरदारी साहब के बाद बिलावल साहब की भी बारी आ जाएगी, और फिर आसमा भुट्टो जो है उनकी सॉफ्ट लॉन्च कर दी गई है, वो भी आ जाएंगी। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि इमरान खान को अगर इसको साइड लाइन किया जाता है, खुदा ना खास्ता, जो को जरूरत तो नहीं है, तो फिर ऑप्शन जो है वो बड़ी अजीब सी ऑप्शन है, जो मीर साहब को अच्छी तरह मालूम है। जी ज़िया साहब, देखिए बात यह है कि जिन्होंने भी ये स्क्रिप्ट लिखी है वो अपने लिहाज से तो बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है, लेकिन उन्होंने वो चीज़ें मिस कर गए जो इस किस्म की मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस वाली बात है, कि दे नेवर थॉट परहैप्स कि नवाज शरीफ जो है खड़े हो जाएंगे। दिस इज द क्वेश्चन आई वांटेड टू आस्क यू, क्योंकि आप लंदन में ही थे जब नवाज शरीफ साहब वहां पे थे, और उस नवाज शरीफ में आज के नवाज शरीफ में क्या फर्क है? देखिए उस वक्त भी नवाज शरीफ ने जो बातें उस जमाने में उन्होंने हमें बताई, अगर मैं उसको रिकॉल करूं तो इनकी जो पोजीशन इस वक्त जो ले रहे हैं वो सही है। मुझे शुरू से यकीन था कि नवाज शरीफ की पोजीशन यही होगी। क्यों आपको यकीन था? इसलिए क्योंकि ज़िया साहब नाकदीन ये कहेंगे कि पहले तो वो कर चुके हैं डील 10 साल की, तो अब क्यों नहीं करेंगे? वो डील जो थी एक ऐसी सिचुएशन में हुई थी जो कि परहैप्स फॉरेन यानी फोर्सेस भी, यानी गवर्नमेंट्स भी, इवन सऊदी अरेबिया भी शायद इंटरेस्टेड थी कि इनको यहाँ से ले जाएं। इस वक्त जो है ना, ये सीन इट ऑल, और इन्हें उनकी वीकनेसेस का भी पता है जो इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं। जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखी है उनकी वीकनेसेस का भी नवाज शरीफ साहब को पता है। अभी एक 3 केसेस ले या वो ले लेना जो इनको सादिक और अमीन वाले केस में, इन्हें प्रॉफिट के एट्रीब्यूट्स को इस्तेमाल करके एक इंसान को आपने डिस्क्वालीफाई किया है, जिसपे शायद वो जजेस जिन्होंने किया है वो भी पूरे नहीं उतर सकते। बिल्कुल, और उनके पर तो मॉरल एक होता है, बल्कि जजेस के पर होता है, पॉलिटिशियंस के पर तो होता नहीं। जजेस तो ये टेस्ट पास ही नहीं कर सकेंगे। तो तीसरी बात ये कि इनके जो 3 केसेस है नैब में, एवन फील्ड वाला, उस पे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कोई करप्शन नहीं है इसमें, और फ्लैगशिप में तो ये फ्री हो गए। अजीजिया कंट्रोवर्शियल बन गया है, और इतना कंट्रोवर्शियल बन गया कि मैं नहीं समझता कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है ना, वो इस केस को या तो वापस करेगी या इन्हें फ्री करेगी, ये इसके दोनों के अलावा और कोई चांसेस नहीं है। बड़ी इंटरेस्टिंग नवाज शरीफ बड़े इंटरेस्टिंग गेम खेल रहे हैं इस वक्त। हामिद मीर साहब, ही इज अ टफ नेगोशिएटर, जो अभी हमें समझ में आई है। अगर आरिफ निजामी साहब की बात के ऊपर हम जाएं तो आपको क्या लगता है कि इनएडवर्टेंटली नवाज शरीफ साहब वजीर आजम साहब को बचाई गए एक तरीके से, या कि वो एक टफ गेम खेल रहे हैं और जो ऑप्शंस देने वाले हैं उनको नरमी करनी होगी? देखिए, मैं आपके साथ ना सीधी अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको बता, कोई मेरा एनालिसिस नहीं है, ठीक है। इंफॉर्मेशन ये है कि नवाज शरीफ साहब जेल के अंदर बैठ के शदीद दबाव में, अपनी पार्टी के वर्कर की तरफ से, अपनी फैमिली के दबाव में है कि कोई डील नहीं करनी, आपके साथ पहले भी धोखा हुआ है, आपके साथ आइंदा भी धोखा होगा। बल्कि
वो लोग भी उनको मैसेजेस भेज रहे हैं जो जेल में है इस वक्त। मुस्लिम लीग नून के जो बहुत से रहनुमा जेल में हैं, जो वजीर आजम भी रह चुके हैं। आप देखें ना, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो कहते थे इदारों के साथ लड़ाई मत करो। शायद हकान अब्बासी साहब की यही पॉलिसी थी ना? बिल्कुल थी। नवाज शरीफ के साथ वो लॉयल थे, लेकिन वो कहते थे इदारों के साथ लड़ाई मत करो। मिफ्ता इस्माइल, इदारों के साथ लड़ाई मत करो। बिल्कुल। साद रफीक साहब पहले कहते थे लोहे का चना, बाद में उनकी भी यही पॉलिसी थी। ठीक है जी। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब की भी यही पॉलिसी थी, हमजा शहबाज की भी यही पॉलिसी थी। सबके साथ क्या हुआ? सबको जेल में डाला गया, सब पे मुकदमात डाले गए। तो अब जो राना सनाउल्लाह के साथ हुआ है, तो उसके बाद पार्टी का ये ख्याल है कि ये जो दोनों ग्रुप थे हमारी पार्टी में, हमने गुड कॉप बैड कॉप बनाया हुआ था कि एक कह रहा है इदारों के साथ मुहाजरा ही ना करो, दूसरा कह रहा है मगर जो आप गुड कॉप है शहबाज शरीफ साहब, वो क्या कह रहे हैं? उनके साथ मेरी रिसेंटली 2-3 दिन पहले मेरी बड़ी लंबी मुलाकात हुई है, तो वो खुद कुछ नहीं कहते। उन्होंने कहा जी कि मुझे नवाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि जाएं और जाके मौलाना फजलुर रहमान के साथ बात करें और जो वो कहते हैं वैसे करें। तो मौलाना फजलुर रहमान जो कहते हैं वो शहबाज शरीफ साहब करें? तो शहबाज शरीफ साहब को करना पड़ेगा ना, क्योंकि अब तो ऑप्शन कोई नहीं है उनके पास। मौलाना फजलुर रहमान क्या कहते हैं ये भी तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वो कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। बिल्कुल नहीं, उनका एक ही स्टांस है। उनका एक ही स्टांस है कि मैंने इस्लामाबाद में को लॉकडाउन करना है, मैंने धरना देना है। वो ही कह रहे हैं जो इमरान खान साहब कहते थे। उनके और जो वो सामने कह रहे हैं पसे पर्दा भी वो ही करना चाह रहे हैं। आपकी ये बिलीफ है? नहीं, मेरा यहाँ पे आपने मुझे फंसा दिया है। उनका जो सामने वो कह रहे हैं वो नरम बात है, लेकिन वो जो यहाँ पे जब एक दफा पहुंच गए, फिर वो जो करने की कोशिश करेंगे तो फिर काम खराब है। क्या करने की कोशिश? फिर वो फोर्स करेंगे अपोजिशन को कि असेंबलियों से इस्तीफे दो। आरिफ निजामी साहब, आपको लगता है कि खासतौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी असेंबली से इस्तीफा देगी अगर इफ पुश कम्स टू शव्स, और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कह रहे हैं कर दिखाएंगे कि सिर्फ वार्निंग्स ही हैं? और ये देखें, ये मौलाना फजलुर रहमान जो है वो एक तो यूनिफाइंग फोर्स तो है, वो नवाज नसरुल्लाह वाली बात नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी की और PMLN की अपनी अपनी मजबूरियां भी हैं, जिसका हामिद मीर साहब ने जिक्र किया। और ख़ुद हुकूमत की और इस्टेब्लिशमेंट के रवैये की वजह से जो वो कॉम्प्रोमाइज़ वाली और डील वाली बात थी ना, वो तो मेरा ख्याल है कि अब उसको वो ऑफ द टेबल है जहाँ तक PMLN का तल्लक है। और इसमें मेरी जो इतला ये भी है कि इमरान खान साहब ने एक आध दफ़ा ये भी कहा कि मैं नज़रियाती तौर पे नहीं छोड़ सकता इन लोगों को। कुछ लोगों ने इनको जो पावर्स एट भी हैं, मैंने सुना है कि उनके राब्तों के नतीजे में खान साहब को ये कहा गया कि यार कोई मुकवा कर लें, क्योंकि जो कतर के हुक्मरान हैं वो मियां नवाज शरीफ के लिए कोई डील ऑफर कर रहे थे, लेकिन इमरान खान साहब उस बारे में नहीं मान रहे थे। तो इस सूरत में कोई डील वील की तो बात नहीं है। जहाँ तक कि कॉन्फ्रंटेशन वाली का तल्लुक है, ये मौलाना फजल रहमान की जो अक्टूबर के अंदर लॉन्ग मार्च है, अगर ये कश्मीर की सूरत हाल यही रहती है और बाकी सूरत हाल यही रहती है, लेकिन दूसरी तरफ इकॉनमी जो है उसमें मजीद डाउन टाउन आता है और लोग जो है वो सड़कों पर निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं, फिर तो और बात है। लेकिन अगर मौलाना फजल रहमान अपने मदरसों को लेकर निकलेंगे और PMLN उनको या PPP को लिप सर्विस पे करेगी तो इससे डिसरप्शन तो होगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब की कुछ छुट्टी हो जाएगी उसके। अच्छा, तो पूरी अपनी करेंगे टर्म जो 5 साल इमरान खान साहब पूरी करने आए हैं, आपको लगता है कि वो पूरी करके जाएंगे? हाँ, ये तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत ही कम हाल ही में बस पूरी हुई है टर्म्स, वो भी सिसक के। तो इमरान खान साहब क्यों एक्सेप्शन होंगे, शायद कर जाए पूरी, लेकिन उनका जो असल इम्तिहान है वो गवर्नेंस और इकॉनमी है। आरिफ साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। जी देखिए जी, जब ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो 2008 से 2013 के दौरान तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने तो टर्म पूरी की, लेकिन वजीर आजम टर्म पूरी नहीं कर सका। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जगह परवेज अशरफ साहब आ गए। फिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई 2013 से 2018 तक। तो मुस्लिम लीग नून ने अपनी पार्टी की हुकूमत जो है उसने 5 साल पूरे किए। नवाज शरीफ साहब की जगह पे शायद हकान अब्बासी साहब आ गए। तो क्या आपके ख्याल में ऐसा तो नहीं होगा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत टर्म पूरी करेगी, लेकिन इनका भी एक चेहरा हो सकता है तब्दील हो जाए, इन हाउस ही चेंज हो जाएगा? ये मीर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि
मैंने इसीलिए कहा था कि सिसक सिसक के पूरी की है। यहाँ भी आजकल शाह महमूद कुरैशी की ऑप्शन की बात हो रही है। अच्छा। ये शुरू हो गई है। लेकिन मैं नहीं समझता कि शाह महमूद कुरैशी जो है, प्रॉब्लम यह है इस हुकूमत का मीर साहब, पिछली हुकूमत जो आपने जिक्र किया कि इनकी मेजॉरिटी बड़ी थिन है और शाह महमूद कुरैशी या कोई और जो है वो अपनी पूरी कोशिश के बावजूद और बैकिंग के बावजूद एस्टेब्लिशमेंट की बड़ा मुश्किल होगा एक वर्किंग मेजॉरिटी जो है इतनी स्ट्रांग ऑपोजिशन की रोशनी में उसको कायम रखना। तो इसलिए बेहतर है इमरान खान को चलने दिया जाए। वैसे एक बात है, नहीं, इमरान खान का तो मीर साहब आपको पता है कि फिर ऑप्शन जो है वो कुछ और ही है। अच्छा, हाँ नहीं, एक बात है, PMLN और PPP वो ये नहीं चाहेगी कि मौलाना फजल रहमान साहब को के हाथ में लीडरशिप दे दे और कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जिसमें ये सिस्टम ही खत्म हो जाए। ये और काम जिस नहीं, किस्म के वो वहां पे नारे लगाएंगे शायद पीपल्स पार्टी ना जा सके ना, उनके साथ। ये तो चाहेंगे, PMLN और जरदारी साहब दोनों केसेस के सिलसिले में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, इस हुकूमत को हटाने में इंटरेस्टेड नहीं है। उन्होंने शुरू में कह दिया कि हम 5 साल देने के लिए तैयार हैं तुमको, और शायद ये देंगे क्योंकि कोई और तरीका जो है ना उससे सिस्टम ही गड़बड़ हो सकता तो है। आपका ये ख्याल है कि वजीर आजम इमरान खान साहब अपनी मुद्दत जो है वो पूरी करेंगे? आप ये नहीं कह रहे, आप कह रहे PTI अपनी मुद्दत पूरी PTI करेगी। मीर साहब, PTI अपनी मुद्दत पूरी करेगी कि मिड टर्म इलेक्शंस हो सकते? फिलहाल मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि जो पिछला 1 साल गुजरा है तहरीक इंसाफ की हुकूमत का, तो उसमें एक बात बड़ी अहम है कि उनको वोट दिया था अख्तर मैंगल साहब ने, 4 वोट थे, और अख्तर मैंगल साहब ने 1 साल दिया था इनको कि हम अगस्त 2018 में उन्होंने दस्तखत किए थे और कहा था अगस्त 2019 तक हम देखेंगे कि हमारे मुतालबात पूरे होते हैं नहीं होते। तो अगस्त 2019 खत्म हो चुका है और अख्तर मैंगल साहब पे भी पार्टी के अंदर से दबाव है कि अपने आप फैसले पे जरा नजरसानी करें। तो आप समझते हैं कि मिड टर्म इलेक्शंस हो सकते हैं या ये हुकूमत गिर खतरा है? खतरा है, इमरान खान साहब को खतरा है, लेकिन फिलहाल PTI को कोई खतरा नहीं? ये मैं नहीं कह सकता, कैटेगोरिकली मैं कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकता, इसलिए कि अभी जो मुस्लिम लीग नून है वो मौलाना फजल रहमान के साथ पूरी तरह खड़ी है। ज़िया साहब कुछ और कह रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। और शहबाज शरीफ साहब खड़े हो ना हो, नवाज शरीफ साहब ने कैप्टन सफदर के जरिए पूरी पार्टी की लीडरशिप को कह दिया है कि लॉन्ग मार्च में जाना ही जाना है। पीपल्स पार्टी कंफ्यूज है और पीपल्स पार्टी इसलिए समझ में भी आती नहीं है, वो जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो नहीं है। उस पर बड़ी डिस्कशन हुई है, उस मामले पे मजहबी नारों पे बड़ी डिस्कशन हुई है। वो पीपल्स पार्टी का मसला नहीं है कोई भी। पीपल्स पार्टी का मसला यह है कि पार्लियामेंट चलती रहे। मगर आप सबका ये कहना है कि वजीर आजम इमरान खान साहब को खतरा हो सकता है कम अज कम, और PTI के ऊपर कम अज कम आरिफ निजामी साहब और ज़िया साहब कहते हैं कि अगर चेंज होगा तो शायद इन हाउस चेंज हो सकता है। नाजरीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद एक बड़ी दिलचस्प खबर हमारे पास है और वो ये है कि नैब ने अपने अच्छे इमेज के लिए एक आर्ट गैलरी खोली है। उस आर्ट गैलरी के बारे में हम आपको दिखाएंगे भी, बात भी करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। नैब ने क्वेटा के अंदर अपने अच्छे इमेज के लिए आर्ट गैलरी जो है वो खोली है और डायरेक्टर जनरल नैब बलूचिस्तान फरमानुल्लाह ने कौमी एहतसाब ब्यूरो की तारीख की पहली और मुनफरिद आर्ट गैलरी का इफ्तिताह 5 सितंबर को किया। नैब बलूचिस्तान ऑफिस में जदीद तर्ज पर तैयार की गई आर्ट गैलरी में सूबा भर के स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के तुलबा और तुलबात की करप्शन के रोकथाम के मौजू पर जो फन है वो दिखाया गया। आरिफ निजामी साहब, आप समझते हैं कि इससे नैब का जो इमेज है वो बेहतर हो जाएगा, या कि ये सवाल भी किया जाएगा कि नैब के पास इतने पैसे कैसे आए कि वो एक आर्ट गैलरी खोल रहे हैं, जो कि यकीनन जितने भी आर्ट गैलरी चलाने वाले हैं वो इसको देख देख के बड़े एनवियस हो रहे हैं कि जी इतने पैसे कहां से आए नैब के पास कि उन्होंने ये आर्ट गैलरी खोल ली। जी, नैब का इमेज तो बेहतर नहीं हो सकता इस सूरत हाल में, जबकि ये हुक्मरान जमात खुद अब ये मान गई है कि जो नैब की कार्रवाइयाँ हैं उससे मुल्क में जो है इकॉनमी नहीं चल सकती। पैसे उनके पास बहुत हैं, आपको पता ही है जो कानून है। ये कानून तो मेरे नज़दीक तो नैब का कानून ही पाकिस्तान में जो मौरजा कानून है उसकी एक नफ़ी है कि यू आर गिल्टी, और उसके बाद यानी आप पहले आपको मुजरिम करार दे दिया था, फिर आपको सफाई पेश करनी पड़ती है। अदरवाइज पाकिस्तान में आकर मुलजिम से आप मुजरिम बनते हैं अगर आप कन्विक्ट हो जाए।
और जो हालात हैं इनके प्ली बारगेनिंग वगैरह से पैसे वैसे तो उनके पास बहुत होंगे, लेकिन नैब का इमेज मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी भी तरह बेहतर है। और उसके वजह से इस हुकूमत का इमेज भी जो है वो ये है कि ये इंतकामी कार्रवाइयाँ जो हैं उसमें यकीन रखती, जिसकी एक इंतहा ये है कि राना सनाउल्लाह अगरचे नैब से तल्लक नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ इतना फ्लिमजी एविडेंस है कि उनको कोई जज नहीं मिल रहा उनको कन्विक्ट करने ये के बात लिए। दुरुस्त है। तो बाकी में उन्होंने माजरत कर ली है जितने भी जज साहिबान हैं। ज़िया साहब, नैब को ये आर्ट गैलरी खोलनी चाहिए थी। नहीं, पहले तो वो साबित करें ना, अगर इमेज बनाना है तो वो वीडियो जो था इनके चेयरमैन का नैब के, वो तो उसके मुताबिक तो कुछ हरासमेंट बताएं। वाला? हाँ जी, जी। उसके मुताबिक तो कुछ बताएं। और अगर आपको याद है वो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को जो लेकर इन्होंने जो हरकत की थी, उससे जाहिर होता है कि इन्हें ये भी नहीं पता कि भाई केस किस तरह से आप किसी पर डाल सकते हैं। इन्हें, आपको याद है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जो मुझे थी, याद है, उसकी वो हेडलाइन ले ली थी जी। कंकॉक्टेड किस्म की स्टोरी बनाकर उन्होंने उसमें केस चला भी दिया था जी। तो इससे तो इमेज, खैर जैसे कि आरिफ निजामी साहब ने कहा, आई एंडोर्स कंप्लीटली कि ये अपना इमेज इनका बन ही नहीं सकता। और ये जाहिर है हरकत दुरुस्त करने होंगे। वो कानून भी चेंज कर रहे हैं ना जी बिल्कुल, फरीद कानून नसीम। के ऊपर भी बात हो रही है, मगर हामिद मीर साहब क्वेटा में ही क्यों, इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में क्यों नहीं? क्वेटा की नैब जो है उसको ये अच्छा आइडिया आया तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जरूरत है नैब को अपना इमेज बेहतर बनाने की। ये इमेज उस वक्त बेहतर होगा जब आप लोगों पे मुकदमात जो है वो सही बनाएंगे। जब आप जैसा कि जिक्र किया आरिफ निजामी साहब ने, तो जिस तरह का मुकदमा राना सनाउल्लाह पे बनाया वो वैसे नैब ने नहीं बनाया, लेकिन एक और हुकूमती इदारे ने बनाया। तो मैं आपको बता दूं कि फॉर एग्जाम्पल अब आसिफ जरदारी साहब पे फेक अकाउंट्स केस का मुकदमा चल रहा है, ठीक है। उसकी तमाम जो डिटेल्स है वो दुनिया के सामने आ चुकी हैं और सुप्रीम कोर्ट की सुपरविजन में वो सारी इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन अब उसमें ऐड किया जा रहा है कुछ पॉलिटिशियन के साथ साथ अब उसमें कुछ जर्नलिस्टों के नाम भी शामिल किए जा रहे हैं कि जनाब इनको भी अगर अंदर करना है तो इस तरीके से अंदर करो। तो लिहाजा जर्नलिस्ट को आपको लगता है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर किया जाएगा? कुछ जर्नलिस्टों को अंदर करने की तैयारी है और उन जर्नलिस्टों को कन्वे किया गया है। तो उन्होंने जब कहा कि भाई हमारा तो नाम है ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में जो रिकॉर्ड है तो उसमें है ही नहीं है, तो उन्होंने कहा जो राना सनाउल्लाह का केस है, आपका क्या ख्याल है कि उस तरीके से आपको 3-4 महीने के लिए अंदर नहीं रखा जा सकता? तो राना सनाउल्लाह को भी 3-4 महीने के लिए हमने अंदर भेजा है और आपको भी 3-4 महीने के लिए अंदर भेज देंगे। तो नैब का इमेज इसलिए खराब होता है कि नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है कुछ लोगों को सिर्फ अंदर करने के लिए कि ये वकील करेंगे, समाअत होगी, अदालत में जज बैठेगा, फिर चेंज हो जाएगा, फिर आएगा, फिर जज बदल जाएगा, फिर एक और दूसरा वकील आएगा, तो इसमें 3 महीने 4 महीने 5 महीने चले जाएंगे, मीडिया में कंपेन भी चल जाएगी और इन लोगों को सबक भी आ जाएगा। तो अगर आप नैब को, सियासतदानों को सबक सिखाने के लिए और अब आप सहाफियों को भी उसी के जरिए सबक सिखाना चाहते हैं, अगर इसलिए इस्तेमाल करेंगे तो आर्ट गैलरी में आप जितनी मर्जी पेंटिंग्स कर ले, उसका क्या फायदा होगा? निजामी साहब, चूंकि अब सहाफियों की बात होने लगी है तो आपने देखा होगा कि आज एक अखबार के एडिटोरियल ने उस खबर की तरफ इशारा किया है जो बरतानवी हाउस ऑफ कॉमन्स की फॉरेन अफेयर्स कमेटी ने एक पूरी दुनिया में आज़ादी इज़हार राय की जो खतरात लाहक हैं उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाई है और वहां पर उन्होंने पाकिस्तान का भी जिक्र किया है कि पाकिस्तानी सहाफियों को भी बड़े खतरात लाहक हैं और उनके ऊपर दबाव भी बहुत ज्यादा डाला जा रहा है। इतने अरसे से आप पाकिस्तान के अंदर सहाफत कर रहे हैं, किस किस्म के दबाव हैं पाकिस्तानी सहाफियों के ऊपर? आज़ादी सहाफत और आज़ादी इज़हार की जो हालत है वो तो द लेस सेड द बेटर। जो सिर्फ जो एक नई चीज़ जो हुई है कि पहले हमें पता होता था कि हमें कौन मार रहा है, कौन इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहा है, कौन हमें दबा रहा है, कौन हमें कुछ कर रहा है, कि आज तो हमें एहतजाज करने की भी इजाज़त नहीं है। वो एक और खुफिया हाथ जो है जिस तरह होता है वो करने को, ओनरशिप लेने को तैयार नहीं है। अगर इमरान खान साहब अमेरिका में किस मुंह से ये कहा था उन्होंने कि जी यहाँ तो बरतानिया से भी ज़्यादा, इसी बरतानिया से जिन्होंने आज ये रिपोर्ट दी है, इससे भी ज़्यादा आज़ाद मीडिया। अब खुदा का खौफ करें कि जो हालात हैं, आज ही का मैं हामिद मीर साहब जिस ग्रुप में प्रोग्राम करते हैं उनका कसीरुल नशात अखबार है उर्दू का, मैं देख रहा था कि वो आज 12 सफ़े पे था और उसका साइज़ भी कम हो गया। तो मकसद है कि एक तो माली मार मारी जा रही है, एक खौफ का माहौल है, जहाँ तक मीडिया का तल्लक है बाज़ कॉलम नगारों के कॉलम बंद हैं, बाज़ तजिया नगार जो है वो फारिग हो चुके हुए हैं,
बाज जलावती में जा चुके हुए हैं। इसके बावजूद कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान में तो इतनी फ्रीडम है। अब शाह महमूद कुरैशी साहब आज तकरीर करा रहे थे ह्यूमन राइट्स में, वो बरतानवी मीडिया की बड़ी तारीफ कर रहे थे कि जनाब उन्होंने ये किया और वो किया और आज़ाद कश्मीर के मामलात को एक्सपोज किया। तो भाई अगर बरतानिया की बात आपको इतनी अच्छी लगती है तो इस रिपोर्ट पर थोड़ा सा गौर करें कि खुदा का खौफ करें कि आप इस मुल्क में क्या कर रहे हैं। एक जो आज़ाद मीडिया था और ये इतनी आसानी से माफ़ कीजिएगा दबाया भी नहीं जाएगा। मगर आप जब कह रहे हैं कि ये इतनी आसानी से दबाया नहीं जाएगा, जैसा आप कहाँ देखते हैं रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। आप देख लें सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया जो है ना डबल एजेड सोर्ड है, यानी गवर्नमेंट भी इसको इस्तेमाल कर रही है और बड़े बुरी तरह से इस्तेमाल कर रही है, लेकिन उसके खिलाफ काउंटर जो हो रहा है ना वो भी बहुत जबरदस्त है। और जहां तक मेरा ये ख्याल है कि ये जो सेल्फ सेंसरशिप है, जैसे कि आरिफ साहब ने कहा, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि किसने कहाँ कहा, क्यों कहा और क्यों ये खबर नहीं छप सकती, और किसने कहा ये खबर ना छापो, किसने कहा कि ये यानी हामिद मीर का जो इंटरव्यू है जरदारी का वो निकाल दें, और किसने कहा निकाल दें, क्यों कहा, भाई कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जैसा कि कहा जाता है ना खलाई मखलूक, वो उस किस्म की कोई चीज, यानी हमारे गले भी खलाई मखलूक पड़ गई है। जी हाँ। मीर साहब, ये सोशल मीडिया के ऊपर भी तो कदगने लगाने को तैयार बैठे हैं। जिस तरह देखें, मुझे ट्विटर ने 2 ईमेल्स लिखी कि आपकी इंडिया ने शिकायत किया कि आप कश्मीर के बारे में ट्वीट्स करते हैं। तो कुछ दिन के बाद एक और ट्वीट आई, मुझे एक और लाई कि अब आपकी शिकायत जो है वो ये हुई है कि आपने एक इंडियन सिंगर पाकिस्तान में आया था तो आपने उसके बारे में एक ट्वीट की थी, तो फिर पाकिस्तान से भी शिकायत गई मेरे खिलाफ। तो अब आप देखें कि हामिद मीर जो है उसकी इंडिया भी शिकायत लगा रहा है, पाकिस्तान भी शिकायत लगा रहा है। इसका मतलब है आप सही होंगे। तो जब दोनों पार्टियां शिकायत लगा रही हो तो आप अक्सर सही होते हैं। तो वो अब इसमें आप ये देखें कि ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, अक्सर आप देखें इंडिया में बहुत से जो जर्नलिस्ट हैं जिनको हम बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं आजकल कि जनाब देखें ये कश्मीरियों के हक में बोल रहे हैं। तो क्या आप अपने पाकिस्तान में जब ह्यूमन राइट्स के बारे में, प्रेस फ्रीडम के बारे में बात करते हैं तो आपको कोई टॉलरेट करता है? तो टॉलरेंस हमें आनी चाहिए। और आप जिस ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की जिस फॉरेन रिलेशंस कमेटी की रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं आप, उस रिपोर्ट में पाकिस्तान का भी जिक्र है। बिल्कुल पाकिस्तान का जिक्र है, बिलखुसूस पाकिस्तान का जिक्र है। शुतुरमुर्ग की तरह रेत में अपना सर नहीं घुसेड़ना चाहिए और देखना चाहिए कि आज जब आप दुनिया में कह रहे हैं जी इंटरनेशनल मीडिया ने कश्मीर पे मोदी को एक्सपोज कर दिया, तो क्या वजह है कि जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की जो फॉरेन रिलेशंस कमेटी की रिपोर्ट है उसमें पाकिस्तान का जिक्र क्यों आया है? बहुत बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब, आरिफ निजामी साहब, ज़ियाउद्दीन साहब। नाजरीन, ये जो रिपोर्ट है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं हाउस ऑफ कॉमन की फॉरेन रिलेशंस कमेटी की, उसके अंदर एक लाइन है कि व्हेन जर्नलिस्ट लूज देयर राइट्स वी ऑल डू, यानी कि जब सहाफ़ी अपना हक खो बैठते हैं तो सभी खो बैठते हैं। जो सहाफ़ियों की लॉयल्टी होती है वो अपने लोगों के लिए होती है, किसी और के लिए नहीं होती और होनी भी नहीं चाहिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।